नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है, बीजेपी महाक्राइसिस। अब महाराष्ट्र में क्या करेगी बीजेपी? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। 2024 लोकसभा चुनाव ने एनडीए और बीजेपी के सामने बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। खास करके राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की भारी संख्या में जीत हुआ करती रही है 2014 लोकसभा चुनाव से। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने एनडीए और बीजेपी को चौंका दिया है। खास करके बीजेपी को। ये चौंकने का कारण क्या है? इसलिए हमारा हैशटैग है बीजेपी महाक्राइसिस। और बीजेपी के लिए इसलिए ये क्राइसिस है कि ठीक अक्टूबर के महीने में फिर से महाराष्ट्र में हरियाणा के साथ विधानसभा चुनाव होंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बीजेपी के लिए क्राइसिस क्यों बना है महाराष्ट्र। 3 राज्यों का नाम हम लेना चाहेंगे महाराष्ट्र पर आने से पहले। उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों में बीजेपी को मिला था 62 और एलआई को मिला के 64। महाराष्ट्र जो देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां से लोकसभा सदस्य चुन के आते हैं, 48 में से 2019 में एनडीए को मिला था 41 सीट, यानी 23 बीजेपी और बाकी 18 शिवसेना को मिला था। राजस्थान जहां पर कुल लोकसभा की सीटें हैं 25 और 2019 में बीजेपी ने 1 सीट अपने एलआई को दिया था, वो भी जीता। साथ में 24 के 24 सीट बीजेपी ने जीता था। कुल देखिए क्या बनता है कि बीजेपी अब की बार क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में जहां पर 62 सीटें थी बीजेपी को मिला सिर्फ 33 सीटें। महाराष्ट्र में भारी गिरावट आई जहां पर बीजेपी का 23 सीट था 2019 में, घट के हो गया 2024 में 9 सीटें। राजस्थान में यदि 24 को ही आंकड़ा मान लें तो अब की बार बीजेपी जीता 14 सीट, यानी 10 सीटों का नुकसान। यदि हम ये तीनों को जोड़ दें तो बनता है 53 सीट। अब 53 सीट का माने है कि सोचिए 80, 48 और 25। तो यदि हम यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की बात करें, अब क्योंकि सबसे बड़ा राज्य और दूसरा सबसे बड़ा राज्य, देखिए क्या हुआ। 2019 में बीजेपी को महाराष्ट्र में मिलता है 41 सीट और उत्तर प्रदेश में मिलता है 64 सीट। कहने का मतलब है कि 105 सीट मिलता है बीजेपी को सिर्फ 2 राज्यों से। और कुल कितना है वहां पर यदि आप देखेंगे तो 80 और 48 यानी 128। यानी 128 में से 2019 में बीजेपी को सिर्फ 2 राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से मिला था 105 सीट। लेकिन अब की बार आप देखेंगे तो कुल मिला के 17 सीट मिलता है एनडीए को महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में मिलता है सिर्फ 36 सीट। तो कहने का मतलब है कि 2019 में, अब हम आते हैं महाराष्ट्र पर। ये तो आपने 2 राज्यों का देखा कि कैसे 128 सीट जिसमें से 103 मिला था बीजेपी को, एनडीए को 2019 में, वो घट के हो जाता है 17 महाराष्ट्र और 36 उत्तर प्रदेश, यानी 53 सीट। कहाँ 105 और कहाँ
53। अब हम आते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में 2019 में, जैसा मैंने कहा, 41 सीटें मिली थी, जिसमें 23 बीजेपी को और 18 शिवसेना को। शिवसेना उस समय खंडित नहीं थी। अब की बार देखिए कितना मिलता है। बीजेपी को 23 सीट मिला था, अब की बार सिर्फ 9 सीट मिलता है। सवाल होता है, और यदि एनडीए को देखें, सवाल करें, तो उनको मिलता है पिछली बार 41, अब की बार मिलता है 17। 17 में 9 सीट बीजेपी, एकनाथ शिंदे शिवसेना 7 और 1 एनसीपी अजीत पवार, यानी कुल 17। अब सवाल है कि बीजेपी क्या करे। देखिए, हमने यहां पे कुछ जोड़ घटाव किए हैं। जोड़ घटाव ये किए हैं कि अब की बार वोट शेयर कितना बनता है, 2019 में क्या बना था, और क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि समय नहीं है, जून का महीना है, अक्टूबर में चुनाव होंगे, और जिस तरह का रिजल्ट आया है लोकसभा का, उससे तो यदि मोटे मोटे तौर पर आपको मैं बताऊं तो 30 सीट लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र से मिला है इंडिया अलायंस को, और एनडीए को मिला है सिर्फ 17 सीट, और 1 सीट गया है अन्य के खाते में। यदि महाराष्ट्र के, जैसा मैंने अध्ययन किया है, पर लोकसभा सीट 6 विधानसभा सीट है। अब जोड़िए, 30 लोकसभा सीट मिला है इंडिया अलायंस को, अब 6 से गुना कर दीजिए, 3 6 18, यानी 180 विधानसभा सीट पर सीन बन रहा है इंडिया अलायंस का। अब कुल सीटें कितनी हैं महाराष्ट्र में? कुल सीटें हैं 288, तो 180 सीट तो बन गया सीधे सीधे आपका इंडिया अलायंस का। दूसरी तरफ यदि हम 17 सीट की बात करें, यदि हम 17 सीट की बात करें एनडीए का, उसको 6 से आप गुना कर दीजिए। अब देखेंगे हम 6 से करके, तो कुल मिला के उनका बनता है 100 से थोड़ा ज़्यादा। मेजॉरिटी मार्क कितना बनेगा? 288 में से 145 सीटें चाहिए, जबकि साफ साफ लोकसभा के आधार पर रफ फिगर बन रहा है इंडिया अलायंस का 180, और एनडीए का बन रहा है 100 से थोड़ा ऊपर। बताइए माजरा क्या बन रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब बीजेपी क्या करे। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा क्राइसिस है। अब देखिए, अब की बार का यदि हम 2024 के लोकसभा रिजल्ट, बीजेपी 9, शिवसेना एकनाथ शिंदे 7, अजीत पवार एनसीपी 1, तीनों का वोट शेयर है। एक खास बात है कि महाराष्ट्र में अभी भी बीजेपी नंबर 1 है वोट शेयर में। उनका वोट शेयर है 26.18, एकनाथ शिंदे शिवसेना 12.95, अजीत पवार एनसीपी 3.60, यानी 17 सीट, और कुल वोट बनता है 42.73%। अब दूसरे पक्ष का भी देखिए, इंडिया अलायंस का, कांग्रेस को 13 सीटें मिलती है। बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस का, और यह शिवसेना उद्धव ठाकरे के कष्ट पर हुआ है, जबकि पिछली बार सिर्फ कांग्रेस को 1 सीट मिला था महाराष्ट्र में, अब की बार 13। बहुत बड़ा गेन है, और उनको वोट मिलता है 16.92%। शिवसेना उद्धव ठाकरे, उनको सीट मिलता है 9, और वोट शेयर होता है 16.72%। और एनसीपी शरद पवार 8 सीटें मिलती है, और वोट शेयर है 10.27। कुल मिला के 30 सीट, अब वोट शेयर बनता है 43.91, यानी 91%। और अन्य के सीट में 1 सीट अन्य के खाते में जाता है। अब देखिए, एनडीए को मिलता है 42.73%, और इंडिया अलायंस को मिलता है 43.91, यानी इंडिया अलायंस को एनडीए से 1.18% वोट ज़्यादा मिलता है, 1.25%। और यही 1.25% ने एनडीए को नीचे लाके रखता है 17 सीटों पर, और इंडिया अलायंस को ऊपर पहुंचा देता है 30 सीटों पे। यह है
हाल और खेल महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया अलायंस का। और यदि हम 2019 के आंकड़े को थोड़ा सा मैं स्पेक्यूलेशन बताऊंगा आपको कि स्पेक्यूलेशन यदि हम करते हैं, मान लीजिए 2019 का, वो देखिए क्या बनता है। 2019 के रिजल्ट से पहले 2024 में मेरा एक स्पेक्यूलेशन है। यहां पर स्पेक्यूलेशन ये है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन आज से नहीं रहा है, 1984 से हुआ था। और 1984 में शिवसेना ने बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और तब से लेकर लगातार आखिरी बार जब तक उद्धव ठाकरे से रिश्ता नहीं टूटा, अब बल्कि रिश्ता टूटा उनके मुख्यमंत्री बनने के प्रश्न को लेकर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ठाकरे परिवार सुप्रीम तो रहा लेकिन कभी मंत्री पद के चक्कर में नहीं पड़ा। बाला साहब कभी भी नहीं रहे, सबसे बड़े नेता रहे महाराष्ट्र के। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, केंद्रीय मंत्री बनूंगा। उन्होंने बनाया कभी जोशी जी को, तो कभी राणे साहब को और किसी को, चाहे केंद्र में मंत्री बनाया, खुद नहीं बने कभी। लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में यह बात आ गई कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनना है। वो किंग मेकर नहीं रहना चाहते थे, वो किंग बनना चाहते थे। और वहां से समस्या शुरू हो गई। शिवसेना खंडित हो गया और खंडित होने का सबसे बड़ा परिणाम 2024 का लोकसभा रिजल्ट है। क्योंकि महाराष्ट्र में आप अंदाज लगाइए, जिस अलायंस का जन्म 1984 में होता है और लगातार चुनाव साथ जीतता रहा, हारता रहा, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं कॉमन रहे। लेकिन जब टूटती है शिवसेना तो उद्धव चले जाते हैं इंडिया अलायंस में, यानी कांग्रेस के साथ, शरद पवार के साथ, और इधर एकनाथ शिंदे एनडीए के साथ, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार एनडीए के साथ। तो मैंने अनुमान लगाया था, यदि मेरे वीडियो को देखेंगे तो मैंने पहले कहा चुनाव के दौर में कि यदि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार 1/3 भी वोट शिवसेना का, एनसीपी का काटते हैं तो एनडीए का पलड़ा भारी हो जाएगा। हुआ क्या कि बीजेपी ने नंबर 1 पोजीशन तो रखा, एकनाथ शिंदे ने भी ठीक ठीक वोट काटा, 12.95, अब बीजेपी को मिला 26.18। लेकिन अजीत पवार का शिवसेना जो है, सॉरी माफ करेंगे, एनसीपी, वो ज्यादा वोट शरद पवार का काट नहीं सके। उनको मिला सिर्फ 3.60%, जबकि शरद पवार के साथ गया 10.27%। और वहीं पर आके एनडीए अलायंस मार खा जाती है। इसलिए मेरा कहना है कि यदि, पहला स्पेकुलेशन मेरा है कि 2024 के रिजल्ट के वोट शेयर को, सीट शेयर को शिवसेना और बीजेपी को साथ कर दीजिए। शिवसेना माने दोनों शिवसेना को एक साथ कर दीजिए, देखिए क्या सीन बनता है। बीजेपी को, ये 2024 का स्पेकुलेशन है मेरा, ये नंबर 1 सिनेरियो जिसको हम कहते हैं, कि 26.18 बीजेपी, सीट 9, शिवसेना एकनाथ शिंदे 12.95, सीट मिली 7, शिवसेना उद्धव ठाकरे वोट मिला है 16.72, सीटें मिली है 9। अब जोड़िए इसको, दोनों शिवसेना और बीजेपी को जोड़ के आपको आश्चर्य होगा कि कितना वोट बनता है। 55.85%, 55.85% यदि दोनों शिवसेना और बीजेपी जो नेचुरल एलाई हैं साथ होते तो इतना वोट बनता। और सीट उतना ही मैं जोड़ा हूं जितना मिला है तीनों को, यानी 25 सीट। हमें यह बताइए कि 17 से तो बेहतर होता 25 सीट, क्या फायदा हुआ? क्योंकि शिवसेना और बीजेपी कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कारण जो भी रहा हो, जो भी इसके कारण हो, जिस वजह से गठबंधन नहीं हो सका, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में कहा, उसी प्रकार मैं महाराष्ट्र में समझता हूं कि यह गठबंधन, नेचुरल गठबंधन को तोड़ के एनडीए का
फायदा नहीं हुआ, बीजेपी का फायदा नहीं हुआ, एकनाथ शिंदे का फायदा नहीं हुआ, उद्धव ठाकरे का फायदा नहीं हुआ। सबसे बड़ा यदि नुकसान हुआ है किसी का तो वो है बीजेपी 9 सीट पे आकर रुक गई है और उद्धव ठाकरे भी 9 सीट पर आकर रुक गए हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना अकेले दोनों मिलकर लड़े थे। बीजेपी को मिला था 23 सीटें, उद्धव ठाकरे शिवसेना को मिला था 18 सीटें, दोनों आ गए 9। गेनर कौन है मुझे यह बताएं। उद्धव ठाकरे चाहे बीजेपी, गेन किया सबसे ज्यादा किसने? आप दोनों के लड़ाई ने गेन दिया किसको? कांग्रेस को। जो कांग्रेस ने अपनी जमीन खत्म कर ली थी महाराष्ट्र में, 1 सीट पर आकर सिमट गए थे, लेकिन शिवसेना और बीजेपी की लड़ाई ने कांग्रेस को नंबर 1 पार्टी बना दिया महाराष्ट्र में। और ये आंकड़े कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल आंकड़े कह रहा है। देखिए उनको कितना सीट मिला मैं बता चुका हूं आपको। देखिए फिर से मैं बताता हूं कि सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में कौन बनी? सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में कौन बनी? कांग्रेस 13 सीट, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 9 सीट, शरद पवार 8 सीट। पिछली बार कितना मिला था सोचिए? 41 सीट मिला था एनडीए को, 1 मिला था एमआईएम को। कितना हुआ? 42, बाकी बचा 6 में से 5 सीट मिला था एनसीपी को और 1 कांग्रेस को। इसलिए मेरा कहना है कि नेचुरल अलायंस है शिवसेना और बीजेपी का, जो होना चाहिए था, जो था, और मैं समझता हूं कि अभी भी वो गठबंधन काफी कारगर साबित हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में भी। अब रही बात कि मान लीजिए यदि हम ये कहें कि जो वर्तमान में जो अलायंस है उसके बारे में भी, बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, एनसीपी अजित पवार की पार्टी, यदि तीनों को मिला के हम देखते हैं तो उनका सीट बनता है 17 जो मिला है अभी, और वोट परसेंटेज मिलता है 42.73%। एक बात यदि हम इस स्पेक्यूलेशन को भी मान लें, सिनेरियो 2 को, तो यहां पर जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है एनसीपी अजित पवार को, बल्कि बारामती से मैंने स्पेक्यूलेशन किया था आंकड़ों के आधार पर कि सुनेत्रा पवार जीतेंगी, क्योंकि 1991 में अजित पवार हाईएस्ट वोट से लोकसभा चुनाव जीते थे बारामती से, लेकिन वो नहीं हुआ। सुनेत्रा पवार 1.5 लाख वोटों से हार गई। किससे? सुप्रिया सुले से। इसका मतलब है कि अजित पवार के एनसीपी को महाराष्ट्र में मराठा ने और लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। और यदि अभी भी ये तीनों साथ रहते हैं तो फिलहाल जो इनका 42.73% वोट है और विधानसभा में जाते हैं तो इनको कम से कम 50% वोट पार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने खाखा बताया आपको कि 30 लोकसभा सीट यदि 6 एमएलए के हिसाब से जोड़ दीजिए तो सीधे सीधे 180 सीट बनता है इंडिया अलायंस को। तो सवाल है कि क्या एकनाथ शिंदे, अजित पवार बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ेंगे या कुछ और बिखराव होगा? लेकिन अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा, जो मेरा अपना विचार है कि महाराष्ट्र में इतना बड़ा नुकसान सहने के बाद, जो मैंने कहा है, रिपीट कर रहा हूं कि सबसे बड़ा लूजर यहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे है और बीजेपी है। उन्हें चाहिए दोनों को, बल्कि मैं ये कहूंगा कि एक धारा के बात करें तो आप एमएनएस को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। दोनों शिवसेना को साथ आना चाहिए, एमएनएस को साथ आना चाहिए, बीजेपी को साथ आना चाहिए। एक मजबूत एनडीए फिर से उतारे महाराष्ट्र में और विधानसभा में उसका परिणाम दिखेगा। मैं फिर से कह सकता हूं कि यदि ऐसा होगा तो एनडीए महाराष्ट्र में अपनी खोई हुई जमीन फिर से वापस पाएगी, बीजेपी भी वापस आ जाएगी, शिवसेना भी वापस आएगी और सब मिलके सरकार बनाएंगे। सवाल होता है कि क्या एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे फिर से हाथ मिलाएंगे? सवाल उठता है
कि क्या बीजेपी उद्धव ठाकरे को फिर से स्वीकार करेगी या उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे, एमएनएस साथ आ जाएंगे राज ठाकरे। बहुत बड़े सवाल हैं ये, और इस सवाल का उत्तर तो मेरे पास है नहीं। मैं तो सिर्फ आंकड़े बताया हूं कि 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए को मिला था 50% से ज़्यादा वोट। यदि मैं एग्जैक्ट बताऊं आपको 51.3% 2019 लोकसभा चुनाव में, और सीटें मिली थी कितना 41। और इसलिए मैंने पहले कहा था कि अब की बार यदि वही अलायंस होता, उसी तरह का वोट आता, तो अब की बार महाराष्ट्र में 48 के 48 सीट एनडीए जीतती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यदि हम दोनों शिवसेना बीजेपी के वोट को जोड़ दें 2024 के वोट को, तो बनता है 55.85, 56% वोट। यकीन मानिए ये 56% वोट बहुत कुछ कहता है। और यदि ऐसा होता है या हुआ होता, तो 48 का 48 सीट एनडीए जीत गई होती। तो इसका लेसन यही है, इसका मैसेज यही है कि एनडीए के घटक दल एकनाथ शिंदे हो या इंडिया अलायंस में उद्धव ठाकरे हो, एमएनएस हो, सब के सब साथ आके फिर से एनडीए के लिए एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें भारी फायदा होगा। नहीं तो महाराष्ट्र की जमीन बीजेपी से भी खिसक रही है। एकनाथ शिंदे तो ठीक है, और अजित पवार भी अपनी ताकत दिखा चुके हैं। ये मेरा आकलन है महाराष्ट्र के राजनीति और चुनाव को ध्यान में रखते हुए। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और एक और आपसे निवेदन कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जरूर कीजिए, देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी बात जो भी जेहन में है उसको लिख डालिए। मैं उस सब का जवाब दूंगा। आप हमसे सहमत हैं, असहमत हैं, दोनों चीज़ हमारे लिए आदरणीय है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।